नमस्ते छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक की दूसरी इकाई का 9वां पाठ जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी के तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया है। लेखक नागर जी के घर में आए हैं और उन्हें सवाल पूछ रहे। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। तिवारी जी पहला प्रश्न पूछते हैं कि नागर जी, लेखन के आरंभ काल में जिस समय आपने लिखना शुरू किया, साहित्यिक माहौल कैसा था और किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और आपके आदर्श कौन थे? तो नागर जी ने जवाब दिया, लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में मैं कवियों को अधिक पढ़ता था। सहेजी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। हमारे घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे दादाजी, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। मैंने शुरुआत में बंकिम के उपन्यास भी पढ़े। शरद चंद्र के बाद में प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा और बंकिम के उपन्यास भी पढ़ डाले, आनंदमठ और देवी चौधरानी। फिर आगे तिवारी जी ने पूछा, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? नागर जी कहते, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल पढ़ने का आनंद। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में, जब लाठीचार्ज हुआ। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लो कहो लाठी खाए। यहाँ से लेखन का आरंभ हुआ। फिर तिवारी जी ने कहा, फिर इस घटना के बाद आप राजनीति में क्यों नहीं गए? नागर जी कहते, क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में और सामाजिक कार्यों में। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों और मैं बहुत प्रभावित हुआ। तिवारी जी ने आगे कहा, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी कहते, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। लेकिन पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तो तिवारी जी पूछते, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वो किससे प्रभावित है? तो नागर जी कहते हैं, वह बात तो समाज से उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुँचते थे। ये हम बचपन से देखते थे, इसलिए हम प्रभावित हुए। तिवारी जी कहते हैं, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी कहते, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 में आंदोलन तेज हो रहे थे। तो तिवारी जी कहते, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी कहते, हाँ, थोड़ा बहुत पड़ा। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलन में जाने से नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माता जी के पास रोज जाता। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई थी, हमेशा प्रायः होती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की।
तिवारी जी कहते हैं, आपका पहला उपन्यास कौन सा? तो नागर जी ने कहा, पहला उपन्यास लिखा 1944 में, महाकाल, जो छपा 1946 में, बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। फिर तिवारी जी ने कहा, क्या यही बाद में भूख के नाम से प्रकाशित हुआ? हाँ, नागर जी बोले। तिवारी जी ने कहा, नागर जी, आप आपके समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क में थे? तो नागर जी ने कहा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे अजानुबाहु थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियनवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखते थे। 1931 से 47 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। तिवारी जी, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? तो नागर जी ने कहा, तुलसीदास को तो मैंने घुट्टी में पिलाया गया। बाबा शाम को रोज रामचरितमानस मुझे पढ़वा कर सुनाते थे और जबरदस्ती श्लोक बाहट याद करवाते थे। तो तिवारी जी बोले, नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? नागर जी, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे, उनकी भविष्यवाणियाँ कभी कभी बहुत सच होती है। सूर पंचशती के अवसर पर काफ़ी विवाद चलता था, सूर जन्माद्ध थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है, आँख या मन? आँख माध्यम है, देखने वाला मन है। आगे तिवारी जी ने कहा, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? नागर जी कहते, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यास के बारे में, खास तौर से जिनके पाठनीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तो तिवारी जी कहते, नागर जी, आपने भ्रमण भी बहुत किया, मतलब आप बहुत घूमे? तो नागर जी कहते, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर, चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। तिवारी जी ने पूछा, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? नागर जी ने कहा, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देसी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उनकी कहानियाँ में। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। तिवारी जी ने अगला सवाल पूछा, आपने तो पत्रों का बहुत ही संकलन किया होगा? नागर जी, हाँ, बहुत। पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए, इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तिवारी जी ने आगे पूछा, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है? नागर जी कहते, हाँ, बहुत करना पड़ा। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मचारियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। फिर तिवारी जी कहते, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? नागर जी, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सस्ता है। तिवारी जी, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है। नागर जी, हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंटट्यूटिव आएगी। तिवारी जी, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। नागर जी, स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि
लिखने के सिवा और चारा क्या। तुम लोग यह मानो कि जब तक जिंदा रहूँ लिखता रहूँ। धन्यवाद।